नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में अभी हाल ही में जनरल इलेक्शन हुए हैं और उसमें तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की है। बट यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी भी हो गई है, तो आज हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी की बात करेंगे जो कि ओथ टेकिंग सेरेमनी के समय हुई। क्या हुआ इसमें दोस्तों, तो एक पीछे थोड़ा सा एक प्रीटेक्स्ट, एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था 2 साल पहले 2024 में। 2024 में जैसा कि आप सबको पता है, शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी, आवामी लीग की जो गवर्नमेंट थी, उसको ओवरथ्रो कर दिया गया था एक स्टूडेंट मूवमेंट के द्वारा, एक अपहीवल के द्वारा। और उसके बाद तारिक रहमान वहां के एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, एक इंटरिम लीडर बन गए थे जो पिछले 2 सालों से बांग्लादेश को चला रहे थे। अब वो किस तरह से चला रहे थे वो तो हम सबको पता है, बहुत ज्यादा वहां पर रिलीजन के बेस पे वायलेंस चल रहा था। बट ठीक है, अब एक नेशनल इलेक्शन हुआ है 2026 में और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने उसमें जीत हासिल की है। बट ये जो 2 साल की इंटरिम गवर्नमेंट थी, इसके अंदर एक रिजोल्यूशन लिया था मोहम्मद यूसुफ ने कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे एक डेडिकेटेड कमीशन के साथ। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, एक मल्टी पार्टी कमीशन बनाएंगे, रिफॉर्म प्रोसेस लेकर आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करेंगे। करीब 80 रिफॉर्म्स की लिस्ट जारी की गई। तो दोस्तों होता क्या है, आगे एक जुलाई चार्टर निकल कर आता है 2025 की जुलाई के महीने में, नेशनल चार्टर 2025। अब इसका काम क्या होता है, की रिफॉर्म्स करना, हाई लेवल रिफॉर्म्स करना। हाई लेवल रिफॉर्म्स किस तरह के रहेंगे, देखिए, गवर्नेंस के रिफॉर्म्स हैं, इलेक्शन प्रोसेस में रिफॉर्म्स हैं, जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म्स हैं, पुलिसिंग के अंदर रिफॉर्म्स हैं, एंटी करप्शन फ्रेमवर्क के अंदर रिफॉर्म्स हैं। ये तो छोड़िए, और भी इससे ज्यादा कुछ बड़े रिफॉर्म्स हैं। देखिए, जैसे टर्म लिमिट को सेट करना, किसकी, प्राइम मिनिस्टर की मैक्सिमम टर्म लिमिट 2 बार ही होगी, मतलब एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं। साथ ही साथ में बाय कैमरल लेजिस्लेचर, कहने का मतलब है 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हो जाएंगे। पहले वहां पर अभी तक एक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ही रहता था। जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, 6 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर जहां पर 2 हाउसेज हैं। एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। बट बांग्लादेश के अंदर क्या था, सिर्फ एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट था, नेशनल असेंबली। दूसरा हाउस बनाने की भी बात करी, गवर्नेंस रिस्ट्रक्चरिंग की बात करी, तो कह सकते हैं कि बहुत भारी भारी, बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाने की बात की गई। और ये 1970s में जो बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसी में चेंजेस करने की बात चल रही थी, एक नया कमीशन लेके आके। तो इसका एक लीगल ब्रिज भी क्रिएट कर दिया। लीगल ब्रिज कैसे बना दोस्तों, जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया। देखिए, ऑर्डर का नाम क्या है, जुलाई नेशनल चार्टर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर ऑफ 2025। एक लीगल बेसिस भी क्रिएट हो गया कि भाई हम कुछ 80 रिफॉर्म्स लेके आने वाले हैं, बड़े बड़े रिफॉर्म्स लेके आने वाले हैं और इसके लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है, सो वो रिफॉर्म भी यहां पर आ गया। सो प्लेस द रिफॉर्म क्वेश्चन बिफोर द वोटर, कहने का मतलब है एक रेफरेंडम करवाएंगे। अभी रेफरेंडम के अंदर क्या होगा, और इस रेफरेंडम में अगर यस वोट आ जाता है तो फिर एक पोस्ट इलेक्शन बॉडी बनाई जाएगी, वही कमीशन जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, रिफॉर्म कमीशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करेगा। बट सबसे पहले ये रिफॉर्म करें या ना करें, इसको जानने के लिए एक रेफरेंडम करवाया जाएगा। और रेफरेंडम कब करवाया जाएगा, ऑन द सेम डेट ऑन विच द नेशनल इलेक्शन विल बी हेल्ड। जिस दिन नेशनल इलेक्शन होना है उसी दिन पे एक रेफरेंडम भी करवाया जाएगा। रेफरेंडम किस बात से ताल्लुक रखेगा, इस बात से कि नेशनल रिफॉर्म कमीशन बनाना है कि नहीं। जो 1970s का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो सब रिफॉर्म्स जो अभी हमने देखे वो लेकर आने हैं या नहीं लेकर आने हैं। ठीक है दोस्तों, तो लोगों ने क्या किया दोस्तों, देखते हैं। लोगों ने 68% यस बोल दिया, मतलब जो भी वोट डले थे उसमें 68% यस बोला गया। कहने का मतलब है रेफरेंडम में यस आ गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म होगा और नेशनल रिफॉर्म कमीशन भी बनेगा। और साथ ही साथ में इसी इलेक्शन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मेजॉरिटी भी मिल गई। तो एक ही इलेक्शन में 2 काम हो गए। क्या क्या काम हो गए भैया, एक तो इलेक्शन में बीएनपी
मेजॉरिटी में सरकार बना ली, तारिक रहमान वहां के प्रधानमंत्री बन गए, मोहम्मद यूसुफ अब जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे वो हट गए, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और एक रेफरेंडम भी करवा दिया सेम इलेक्शन के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करना है, 80 बड़े बड़े रिफॉर्म लेकर आने हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट अ बॉडी हैज टू बी क्रिएटेड। ठीक है दोस्तों, एक ऑर्डर भी वहां पर पास हो गया है जो कि प्रेसिडेंट ने किया था। अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं उस कहानी की तरफ जहां पे कंट्रोवर्सी हुई है। क्या कंट्रोवर्सी है, सुनने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि ऐसे एक देश के अंदर कंट्रोवर्सी इस तरह की भी हो सकती है, कुछ प्लानिंग के साथ नहीं किया गया, बिकॉज ऑफ दैट कंट्रोवर्सी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी हैज हैपेंड। तो बने रहिए, देखते रहिए व्हाट हैपेंस इफ यस कम्स अप। देखिए, अगर यस हो जाता है तो सेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने गए हैं इस इलेक्शन के अंदर, उनके डुअल रोल हो जाएंगे, दो दो रोल करेंगे। क्या क्या रोल होंगे भाई? एक तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, साथ ही साथ में यही मेंबर ऑफ द रिफॉर्म काउंसिल रहेंगे। ये रिफॉर्म काउंसिल वही रिफॉर्म काउंसिल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिफॉर्म लेकर आने वाला है। जो इसके मेंबर्स हैं वो सेम वही मेंबर्स रहेंगे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स। तो एक तरह से कहें तो पार्लियामेंट विल वर्क टेम्परेरीली एज द रिफॉर्म काउंसिल, और इसको टाइम बाउंड मैनर में रिफॉर्म्स लेकर आने हैं। देखिए, 180 वर्किंग डे के अंदर इसको रिफॉर्म लेकर आने हैं, 180 वर्किंग डेज के अंदर टाइम बाउंड मैनर में ये जो रिफॉर्म काउंसिल है ये रिफॉर्म करेगी। 80 अलग अलग नए नए तरह के रिफॉर्म्स, जिस सारी चीजें जो हमने अभी देखी उन सब में रिफॉर्म किए जाएंगे। बाइकैमरलिज्म आएगा पुलिसिंग के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इलेक्शंस के अंदर, हर जगह रिफॉर्म किया जाएगा। अब दोस्तों, हमारे देश में क्या होता है, किसी भी प्रकार का अगर रिफॉर्म आपको करना है या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो उसके लिए कोई नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाई जाती है, पार्लियामेंट वो काम कर देती है। बट यहां पे शायद इन्होंने ऐसा सोचा कि रिफॉर्म बहुत बड़े हैं और बहुत ज्यादा हैं, तो एक यूनिक बॉडी बनाई जाए, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि मोहम्मद यूसुफ कुछ अपनी छाप छोड़ना चाहते थे जिसकी वजह से उन्होंने ये काम कर दिया। बिकॉज अगर आपके पास ऑलरेडी पार्लियामेंट है, एक इलेक्शन होने वाला है और आपकी एक नेशनल असेंबली चुनी जाएगी, तो अमेंडमेंट वही कर लेगी संविधान के अंदर। व्हाई डू यू एक्चुअली रिक्वायर अ नेशनल रिफॉर्म कमीशन? बट एनीवे दे हैड क्रिएटेड अ नेशनल रिफॉर्म कमीशन थ्रू दैट ऑर्डर। अभी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मेंशन हुआ नहीं है, अभी सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में यह बात की गई है कि हम एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह बात की गई है कि हम रेफरेंडम करवाएंगे, और रेफरेंडम में अगर यस आ जाता है तो एक नेशनल रिफॉर्म काउंसिल या कमीशन बनेगा। तो अब देखिए, कुछ न्यूज़पेपर वाले इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बोल रहे हैं, बट जो रियल लीगल टर्म यूज किया गया है वो है रिफॉर्म काउंसिल। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या होता है, एक नया संविधान बना देना। पुराना जो संविधान है उसको हटा दिया जाएगा और एक नया संविधान बना दिया जाएगा। बट यहां पर पुराना संविधान हट नहीं रहा है दोस्तों, यहां पे सिर्फ रिफॉर्म हो रहा है, ऑल्दो रिफॉर्म बहुत बड़े बड़े हैं। तो एक रिफॉर्म काउंसिल आएगा। अब आप सोचकर देखिए, इलेक्शंस हुए, ठीक है, 12 फरवरी को इलेक्शंस होते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वहां मेजॉरिटी में आ जाती है, गवर्नमेंट बनाती है। अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं, बीएनपी और जो दूसरी जमात पार्टी है और भी इंडिपेंडेंट भी हैं, उन सबके पास अब उन सबको ओथ लेनी है, और उनके सबके पास ओथ लेने के लिए अब 2 ओथ्स हैं, ओथ नंबर 1 एंड ओथ नंबर 2। फर्स्ट एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड सेकेंड ओथ is the oath of being the member of the National Reform Council। एक ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी ही नहीं गई है, एक ऐसी बॉडी जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन ही नहीं है, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इस बॉडी को बनाने की बात की गई थी, वो भी कब, जब रेफरेंडम में यस आ जाएगा तब। अब आप देखिए, जो 17 फरवरी 2026 जो ट्विन ओथ का मूवमेंट था, वहां क्या हुआ, न्यूली इलेक्टेड लॉ मेंबर्स वर एडमिनिस्टर्ड स्टैंडर्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओथ, ठीक है, और एक दूसरी ओथ, सेकंड ओथ वाज आल्सो एडमिनिस्टर्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ द रिफॉर्म काउंसिल विच हैज ट्रिगर्ड द कंट्रोवर्सी। अब हुआ क्या, देखिए, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो कि एक मेजॉरिटी पार्टी है, उसके मैक्सिमम एमपीज ने क्या करा, कहा कि हम सेकंड ओथ नहीं लेंगे, हम सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ लेंगे,
नेशनल रिफॉर्म काउंसिल, जो कि एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसकी ओथ नहीं लेंगे। और यही कंट्रोवर्सी है दोस्तों। आप सोचकर देखिए, नेशनल असेंबली चुनी जाती है, ओथ जिस दिन ली जाती है उस दिन 2 ओथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सामने आती है और मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रिफ्यूजेस टू टेक द सेकंड ओथ बिकॉज इट वाज अ ओथ फॉर अ बॉडी विच डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। जो अस्तित्व में ही नहीं है, ऐसी बॉडी की ओथ कैसे ली जा सकती है? देखिए, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लार्जली डिक्लाइंड द रिफॉर्म काउंसिल ओथ, बट कुछ ऐसे हैं जैसे जमात इस्लामी, इस पार्टी के जो लॉ मेकर्स हैं, जो नेशनल पार्टी में, जो नेशनल काउंसिल में चुन के गए हैं, उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी ओथ ली और मेंबर ऑफ रिफॉर्म काउंसिल की भी ओथ ली। कुछ जगह ऐसा हुआ है। तो क्या क्या कंट्रोवर्सी है? देखिए, सबसे पहले तो शेड्यूल का आर्ग्यूमेंट है। जैसे भारत के संविधान में भी अलग अलग शेड्यूल्स हैं, उसमें 3rd शेड्यूल के अंदर ओथ के बारे में लिखा गया है। सिमिलरली बांग्लादेश में भी जो शेड्यूल्स हैं, जो ओथ के बारे में बताते हैं, उसके अंदर कहीं पर भी नेशनल रिफॉर्म काउंसिल जैसी बॉडी की ओथ के बारे में लिखा ही नहीं गया है। आप समझ पा रहे हैं? तो ओथ कैसे ले लें? Why will they take oath when the oath is not mentioned in the particular schedule which relates to oath taking in the country? और दूसरा आर्ग्यूमेंट देखिए, दूसरा लॉजिक देखिए, सीक्वेंशियल लॉजिक क्या है भाई यहां पर? जैसे कि भारत के संविधान में आर्टिकल 368 होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड जो कर सकते हैं, एक नई बॉडी बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना सकते हैं। सिमिलरली 142 आर्टिकल जो कि बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट की ताकतें हैं। ठीक है, अगर आपको एक बॉडी की ओथ लेनी है तो कम से कम उसको पहले संविधान का पार्ट तो बनाएं। 142 आर्टिकल के थ्रू, जो कि बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, एक ऐसी बॉडी को इनकॉर्पोरेट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले, जो कि नेशनल रिफॉर्म कमीशन कहलाएगी, और वो ये 80 रिफॉर्म्स जिसकी बात की जा रही है वो करेगी। पहले इनकॉर्पोरेशन होगा, उनके एक ओथ वाले शेड्यूल में भी उसका इनकॉर्पोरेशन होगा, उसके बाद ओथ ली जाएगी। उसके पहले कैसे ओथ ली जा सकती है? ये तो सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इतना बड़ा भी नहीं होता है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इतना बड़ा भी नहीं होता है जो कि दिया गया हो एक इंटरिम गवर्नमेंट के एड एंड एडवाइस पर, कि वो लोगों का जो विल है, जो एक नेशनल असेंबली चुनी गई है, उसके अगेंस्ट चले जाए या उससे बड़ा हो जाए। देखिए, ये चेंज तो वहां के लोग कह रहे हैं, वहां की जो बीएनपी जिसने वहां पर मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाई है, वो कह रही है कि ये जो चेंज है, ये जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिफॉर्म काउंसिल है, ये पार्लियामेंट ही लेकर आएगी। सबसे पहले तो इसको इनकॉर्पोरेट करा जाएगा, क्योंकि रेफरेंडम में लोगों ने यस बोला है, लोग चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हों संविधान के अंदर। तो ठीक है, सबसे पहले एक इनकॉर्पोरेशन होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, पहले पार्लियामेंट हरकत में आएगी और एक बॉडी को क्रिएट करेगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को क्रिएट करेगी, फिर उसकी ओथ होगी। आप बिना किसी बॉडी को क्रिएट करे उस बॉडी की ओथ नहीं करवा सकते हैं। बहुत नॉर्मल लॉजिक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये सब हुआ अभी रिसेंट में बांग्लादेश के अंदर। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। गुड नाइट। जय हिंद।